पॉडकास्ट विद सबीना तामंग देशमुख में आप हमारे साथ हर बार एक नई शख्सियत को देखते हैं, ऐसे मेहमान को देखते हैं जो मुद्दों पर बेबाकी के साथ और बिंदास तरीके से अपनी बात रखते हैं। और आज के पॉडकास्ट में भी एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आप प्रियंका राणा हैं। आप जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर बेबाकी के साथ अपनी बात रखती हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि समाज से जुड़े वो मुद्दे जिन पर प्रियंका जी आपको रोज़ाना टीवी चैनल्स में जो डिबेट्स होते हैं उनमें नज़र आ जाती होंगी। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। धन्यवाद। आज का जो हमारा मुद्दा है प्रियंका जी, वो है जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर, घर घर में अपनी पैठ बना चुके कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर, क्योंकि उनके कुछ बयान जो हैं इन दिनों खूब विवादों में हैं। लेकिन शुरुआत आपसे करें उससे पहले कुछ बयान उनके यहाँ पर दर्शकों को सुना देते हैं, जिन पर आज बहुत ही डिटेल से सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी के साथ बातचीत यहाँ पर होंगी। सबसे पहले आप कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के वो बयान सुनिए जो इन दिनों खूब विवादों के घेरे में है। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। आपने भी सुना, हम सबने सुना, पूरे देश ने यहाँ पर सुना, खूब विवाद भी यहाँ पर प्रियंका जी हुआ है। लेकिन लड़कियों को लेकर जो बयान अभी हाल ही में उनका दिया गया कि 25 साल की उम्र, मतलब ये तय की गई और कहा गया कि जगह जगह तब तक तो लड़कियां मुंह मार लेती हैं। बिल्कुल। और देखिए, दुख होता है, आजकल फैशन सा बन गया है कि हर कोई महिलाओं का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। क्या पहने, क्या ना पहने, कहाँ जाए, क्या ना करे, सौंदर्य, श्रृंगार और ना जाने क्या क्या। अब तो यहाँ तक हद हो गई है कि आत्मनिर्भर बने ना बने ये भी अब दूसरे ही लोग डिसाइड करेंगे। तो अब मुझे आप बताइए कि हम लोग महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं। आज महिलाएं हर फील्ड के अंदर आगे बढ़ रही हैं, जमीन से लेकर आसमान तक परचम लहरा रही हैं। लेकिन अब ये लोग, ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये लोग अब बताएंगे कि महिलाओं को क्या पहन करके सड़क पर निकलना है और क्या पहन करके उनकी इज्जत आज आप बचा सकते हैं। तो इस पर मेरा बहुत आपत्ति है और इसी का विरोध हम लगातार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन प्रियंका जी, एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य तो अपनी कथाओं के जरिए सही और गलत का मार्ग दिखाते हैं। यहाँ शब्दों का थोड़ा सा उलटफेर हो गया, उनकी भावना वो नहीं थी कि किसी महिला का या किसी बेटी का असम्मान हो। देखिए, साधु संतों से ही हमने सुना है कि अगर वाणी पर संयम नहीं है, अगर आप कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, लेकिन अगर वाणी पर संयम नहीं है तो फिर आप ना तो नैतिकता आपके अंदर है, आप अनपढ़ समान है। तो अगर इस तरह की बातें अगर संत कहेंगे, क्योंकि आप देखिए हमारे देश के अंदर साधु संतों को भगवान का दर्जा दिया जाता है माँ बाप के बाद, और उसके बाद आप वो अगर ये कहेंगे कि महिलाएं अगर सड़क पर पहन करके छोटे कपड़े निकलेंगी तो उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी होंगी, उनके साथ बलात्कार हो सकता है, तो कैसे शब्द हैं। इस तरह के शब्दों से प्रोवोकेशन मिलता है उन लड़कों को जो इस ताक में बैठे होते हैं कि कब महिलाओं को टारगेट किया जाए। आप सभ्यता सिखाते हैं, आप ये कहते हैं सभ्य कपड़े पहनिए। चलिए ठीक है, मंदिर में सभ्य कपड़े हम पहन सकते हैं, लेकिन हम लोग बीच पर जाएंगे, अगर वहां पर लड़कियां बिकनी पहनती है तो क्या किसी को अधिकार मिल जाता है कि उनके साथ बलात्कार किया जाए या उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी। महिलाओं की ना का मतलब ना है। अगर महिला, ये आजकल के जो कहते हैं ना, महिला हंसी तो फंसी, अरे भाई महिला हंसे या ना हंसे, वो श्रृंगार करे, वो कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी। आपको किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर कोई टिप्पणी करे, अभद्रता करे और या फिर उसके साथ बलात्कार हो। हमारे देश के अंदर 60 मिनट के अंदर एक बलात्कार, उस देश के अंदर आप इस तरह के बयान देते हैं। आप बेटों को नैतिकता सिखाइए ना, आप पुरुषों के ऊपर टिप्पणी कीजिए, लेकिन पुरुषों के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये पुरुषों आज भी हमारे देश के अंदर, क्यों कहते हैं पुरुष प्रधान देश, इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि आज भी महिलाएं जो हैं, पत्नी हो, बेटा हो, वो सब पुरुषों की कहने पर चलती हैं। और अगर आप महिला पुरुषों के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो आपके सत्संग में कोई नहीं आएगा, आपकी कथा कौन सुनेगा, वो तो घर पे बिठा लेंगे। तो पुरुषों पर उंगली नहीं उठानी है, सारी नैतिकता, सारी सभ्यता का पाठ सिर्फ महिलाओं को पढ़ाना है। मैं तो कहती हूँ पुरुषों पर एक बार बोल करके देखिए ना, उनकी आंखों की शर्म के ऊपर बात कीजिए ना, उनके अंदर जो जमीर है उसको जगाइए ना, कहिए ना उनसे कि आप जो पुरुष हैं वो लड़कियां कुछ भी पहने,
उससे तुम्हें क्या लेना देना है? आप अपने अंदर जो सभ्यता है उसको कायम रखिए। आप क्यों देखते हैं अश्लील नजरों से महिलाओं को? तो ये जो चीजें हैं ये लड़कों को समझाने की आवश्यकता है, ना कि बहुत सारे बयान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के इस वक्त हमारे पास में है, जिसमें उन्होंने कहा, ये उनके शब्द हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई भी शब्द यहाँ पर एड ऑन नहीं किया गया है, कि 25 साल की लड़की परिपक्व हो जाती है देर से शादी करने पर, प्री मैरिटल जो ताल्लुकात है उसकी आशंका बढ़ जाती है। ये बयान, इस बयान को कैसे लेंगी? क्या इसमें हकीकत है? अगर है तो लेना कैसे चाहिए? शबीना जी, हमारे देश के अंदर 4.5-5 लाख के आसपास जो लड़कियां हैं वो आज जेईई मेंस और आपकी इसके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। 20 लाख से भी ज्यादा जो है नीट परीक्षा में आवेदन दे रही हैं। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साल आईएएस में जिसने टॉप किया है वो भी एक महिला है। बाकी अलग जो प्रोफेशंस हैं उनके अंदर भी बढ़ चढ़ के, चाहे आप थल सेना ले लीजिए, चाहे आप पुलिस ले लीजिए, हर जगह महिलाएं आज अपना परचम लहरा रही हैं। और आज महिलाओं का मकसद ये नहीं है कि वो 4 जगह मुंह मारे, उनको आत्मनिर्भर बनना है, अपने कैरियर पे फोकस करना है। आज वो अपना घर भी संभाल रही हैं, अपने माता पिता को भी संभाल रही हैं और देश भी संभाल रही हैं। ऐसे में आप महिलाओं पर ये कहते हैं कि 25 साल की उम्र में आते आते आपकी जवानी फिसल जाती है, तो कितनी, मैं तो ये कहूंगी कितनी घटिया सोच है, कितनी घृणित सोच है कि अगर इस सदी के अंदर भी हम बैठ करके अगर महिलाओं के बारे में सोचते हैं। देखिए, रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते टूटने का कारण सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर 4 जगह मुंह मारना नहीं होता है। आप वो शारीरिक भी हो सकता है, मैं मानती हूं, लेकिन भावनात्मक और मानसिक भी होता है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते हैं, उनको आत्मनिर्भर नहीं बनने देते हैं। उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो शराब पी करके अपनी पत्नियों को मारते हैं। कितनी कुंठा से, कितनी मजबूरी के अंदर वो 4 दीवारी के अंदर अपना जीवन काट रही हैं। और वो जब कोर्ट के अंदर जाना चाहती हैं, जब वो डिवोर्स लेना चाहती हैं, यही समाज के ठेकेदार आकर के खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये देखिए इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा, इसी के अंदर कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से ये आज डिवोर्स लेना चाह रही है। अच्छा, एक और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की तरफ से बयान आया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान यहाँ पर कहा वो मैं आपको यहाँ पर सुनाती हूँ। पढ़ लिख कर फिल्म देखने जाती हैं इसलिए 35 टुकड़े हो जाते हैं। ये बयान काफ़ी असंवेदनशील और आपत्तिजनक जब लोगों को लगा तो काफ़ी सारा हो हल्ला भी इससे हुआ, लेकिन पढ़ लिख लेना और फिर 35 साल मतलब 35 टुकड़े हो जाना, देखिए कौन सा ऐसा केस है जहां पर लड़की फिल्म देखने गई और उसके 35 टुकड़े हो गए? आपने कौन से इंसिडेंट को किसके साथ जोड़ दिया और आप लोगों को भ्रमित करके उकसाते हैं, प्रोवोकेशन करते हैं। इसी तरह से ऑनर किलिंग होती है। शबीना, अभी गुरुग्राम के अंदर एक बाप ने बेटी को गोली मार दी। अभी हाल फिलहाल में ऐसी कई घटना हुई हैं जिसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग धर्म की आड़ के अंदर हर चीज का विरोध होता है। अभी साड़ी पर टिप्पणी हुई थी तब भी विरोध हुआ था, लेकिन आप धर्म को लेकर के आप ये कह देंगे 35 टुकड़े हो जाएंगे, लव जिहाद बीच में आ जाएगा। लव जिहाद लड़कियों के पढ़ने लिखने से लेना कुछ नहीं होता है। आपकी जिसकी नीयत खराब होगी, जिसकी आंखों की शर्म मर जाएगी, वो कहीं भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। और आज तो हमारे देश के अंदर 8 साल और 9 साल की बच्चियों का भी बलात्कार होता है। उसको आप उसकी महिलाओं के कपड़ों से, और इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। ये तो ये कहते हैं कि सौंदर्य जो है, आप सुंदर हैं तो वो भी आपका गुण नहीं दोष है। हाँ, ये भी सवाल मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। लेकिन इस बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने ये भी कहा कि अगर किसी को मेरी बातों से, मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन देश की हर बेटी, हर बहन, हर महिला के लिए मैं पूरा सम्मानजनक यहाँ पर नजरिया रखता हूँ। देखिए, कुछ चीजों का क्षमा नहीं होती है। आप एक बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार आप इसी तरह के बयान देते हैं तो ये इंटेंशनल है। आप सोच समझ के दे रहे हैं, आपको वायरल होना है, आपको रील वाले बाबा बनना है। तो सनातन धर्म में इस तरह की चीजों का कोई भी नहीं, क्योंकि आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है, वो तो कहते हैं वैश्याओं को वैश्या बोलना चाहिए। मैं आज चैलेंज करती हूँ आपके चैलेंज के माध्यम से कि वो मुझे एक ग्रंथ और या फिर किसी भी चीज के अंदर ये लिखा हुआ दिखा दे कि हमारे देश के अंदर किसी भी ऋषि मुनि ने या महापुरुषों ने वैश्या को वैश्या कहा था। हमारे देश के अंदर महिला को देवी माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। किसी में भी वैश्या को वैश्या नहीं कहा जाता है। और अगर वो इस तरह के शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इस पे आपत्ति होगी और विरोध भी होगा। एक और बयान, उन्होंने जिस तरह से बाल विवाह
क्योंकि जिस सवाल का संदर्भ और जवाब यहाँ पर सामने आया, माना गया कि भाई उन्होंने तो एक तरफ से बाल विवाह का यहाँ पर समर्थन कर दिया, क्योंकि जिस एज गैप का वो जिक्र करते नजर आए उसने इसी तरफ इशारा यहाँ पर किया, जबकि अगर हमारे भारतीय कानून या संविधान के हिसाब से देखें तो हम 18+ यहाँ पर मानते हैं, 18+। आपको लगता है ये एक संदेश गलत गया या फिर उनका मकसद नहीं था, फिर भी संदेश गलत चला गया? 15 साल 16 साल 14 आप बताइए लिव-इन में रहने की उम्र क्या? नहीं, कोई उम्र ही नहीं हाँ, है लिव-इन में तो रहने जब की। लिव-इन में रह शादी की उम्र तो है ना महाराज जी। जब लिव-इन में रहने का आपका मन हो जाए तो लिव-इन में क्यों रह रहे हैं? देखिए, अब वो इस स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि कल मैं उनसे मिली थी और उन्होंने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था ये 14 साल की उम्र में होता था, लेकिन वो उसका महिमा मंडल मखान कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो 14 साल में होता था तो लड़कियां जो थी उसको आप अपने रंग में ढाल सकते थे, वो परिवार के रंग में ढल जाती थी। तो आप इसका मुझे अर्थ बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है ना कि भाई 14 साल की लड़की को आप लेकर के आइए, आप उसको कंट्रोल कीजिए और आप उसको जिस तरह से चलाना चाहते हैं चलाइए। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि 14 साल की जो लड़की है वो किस तरह से एक अबोध बच्ची को आप घर के अंदर ले आएंगे, वो कितनी कुंठा से वहां पर जी रही है, उसकी मर्जी है नहीं मर्जी है, वो रहना चाहती है नहीं रहना चाहती है। एक बच्ची के सारे सपने आप नोच लीजिए और उसको शादी करके पूरे घर परिवार की और बच्चों की जिम्मेदारी सौंप लीजिए। तो आप सोचिए कि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, तो इस तरह का जो उपदेश वो लोगों को दे दे कि आज एक देश का बड़ा तबका जो है वो उनकी हर बात को फॉलो करता है। अगर वो ये संदेश देते हैं, आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और वो क्या कह रहे हैं 14 साल में होता था और वो बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छा बता रहे हैं। इसका जो अर्थ है वो आप देश की जनता को समझना है और हमें समझना है। हमारा संविधान अलाउड नहीं करता इस चीज को, और जो संविधान के खिलाफ बोलता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। प्रियंका जी, लिव-इन को लेकर भी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के तरफ से कहा गया और इसे लेकर भी काफी बवाल मचा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप किसी के साथ लिव-इन में रह रहे हो तो आखिर में कर लो उससे शादी, क्यों फिर रिश्ते टूटते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि इस बयान को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है? पहले के लोग विवाह कब करते थे? हम कहते हैं जब लिव-इन में रहने की उम्र आपकी जब आपका मन करने लग जाए, उछाल मारने लग जाए मन, जब लिव-इन में रहना है, तो जब लिव-इन में रहना है तो हम कह रहे हैं उसी टाइम पे विवाह कर लो और पत्नी के साथ सारी जिंदगी रहो। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा, 15 साल 16 साल 14 आप साल बताइए लिव-इन में रहने की उम्र क्या? नहीं, कोई उम्र ही नहीं है हाँ, लिव-इन में तो रहने जब की। लिव-इन में रहने शादी की उम्र तो है ना महाराज जी। जब लिव-इन में रहने का आपका मन हो जाए तो लिव-इन में क्यों रह रहे हैं? तो शादी करा दो। सिंपल फंडा है भाई साहब। क्योंकि 2-3 साल 10 साल किसी के साथ रहना, फिर रिश्तों का यूं बिखर जाना, ये भी तो समाज का एक ऐसा हिस्सा सामने आ रहा है। देखिए, आप पर्सनल चॉइस है आपकी, आप कैसे रहना चाहते हैं। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अपना पढ़ लिख रही हैं, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी सोच दूसरे पर थोपना ये गलत है। अगर कोई महिला लिव इन में रहना चाहती है, चाहे शादी करना चाहती है, उसकी पर्सनल चॉइस है। और मैं तो ये कहूंगी कि आप लिव इन को तो गलत दिखा रहे हैं, लेकिन शादी में कई शादियां ऐसी होती हैं जो मीडिएटर्स, जो बिचौलियां, आमतौर पर हमारे जो गांव देहात है उसमें तो मीडिएटर ही कराते हैं। और घर वालों की मर्जी से भी क्या कोई गारंटी है किसी भी रिश्ते की लंबा चलने की? क्या आज शादियां नहीं टूट रही है? और शादियों के बाद क्या जो बच्चों के साथ जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनकी मानसिकता पे प्रभाव नहीं पड़ता है? एल्यूमिनी के नाम पर कितने सालों तक धक्के खा रहे हैं। अभी हाल ही में अतुल सुभाष का जो केस आया था उसके अंदर सारी जो महिलाएं थी वो ये कह रही थी फेक फेमिनिज्म है, आप एल्यूमिनी क्यों दे रहे हैं, आप डिवोर्स क्यों नहीं, जब आपके पास ऑप्शन है, लॉ ने आपको अलाउ किया है तो आप डिवोर्स ले लीजिए। जब महिलाएं डिवोर्स लेती हैं तो आप चरित्र पे उंगली उठाते हैं। जब वो आप एल्यूमिनी नहीं देना चाहते तो आप ये दिखा देते हैं कि हम एल्यूमिनी में जो है लिव इन में तो नहीं देते हैं, इसलिए लिविंग खराब है। जो महिलाएं हैं वो फिर क्या करेंगी? जब यहाँ पर दूसरी चीज होती है तो आपका जो मुखौटा होता है, ये दोगला चरित्र है, वो सामने आ जाता है। तो शबीना, हर रिश्ते का अपना अपना महत्व है, जो जिसमें जाना चाहे वो जी सकता है। आप कौन होते हैं? आप कौन किसी महिलाओं को ये इंस्ट्रक्शन देने वाले होते हैं कि वो क्या करे और क्या ना करे? उसकी पर्सनल लाइफ है जी। माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को एक दोष यहाँ पर बताते हुए नजर आए। मतलब शब्दों से यही लगा कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जब सुंदरता का जिक्र किया तो ऐसा लगा जैसे एक महिला की सुंदरता कई बार एक दोष बन जाती है और ऐसा लगता है उसी की वजह से ये अपराध बढ़ रहा है। मतलब माता सीता का अगर अपहरण हुआ या फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो क्या इसके पीछे सिर्फ सुंदरता को वजह मानी जाए? अब आप सोच सकती हैं शबीना, हम किस मानसिकता
से लड़ रहे हैं और किस तरह की सोच है हमारे देश के अंदर। क्योंकि अगर आप सोचिए कि आज हम लोग हिजाब से लड़ रहे हैं, हम ये कह रहे थे घूंघट प्रथा जो है, हमने सती प्रथा को किया, बाल विवाह से हम लड़े, हमने कितनी कुरीतियां जो हैं वो अपने देश से हटाई हैं। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जो महिलाओं का सुंदरता है वो गुण नहीं दोष है। तो अब सुंदर लड़कियां क्या करें, मुझे शबीना ये बताइए, क्या वो कॉलेज जाना छोड़ दें, क्या वो अपने कैरियर पे फोकस करना छोड़ दें, घर से निकलना बंद कर दें? क्या माँ बाप अपनी लड़कियों को जो सुंदर है, मैं हर लड़की में सुंदरता देखती हूँ, सुंदरता देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है, तो मुझे तो हर लड़की में सुंदरता दिखती है। तो अब सारी लड़कियों को क्या घूंघट में बिठा करके घर में बंद कर दें? क्या उनको आजादी नहीं है इस देश में रहने की? तो कैसी मानसिकता है? आप ये सोचिए, क्या सुंदरता की वजह से कोई भी जिसकी घृणित मानसिकता है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, वो आएगा बलात्कार करके चला जाएगा? तो अगर इस तरह का संदेश आज आप युवाओं को दे रहे हैं, लड़कों को दे रहे हैं, तो आप क्या समाज को दे रहे हैं? ना तो आप प्रवचन दे रहे हैं, ना आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप हैं क्या? अच्छा, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि महिलाएं चरित्रवान होनी चाहिए, तो इसको लेकर भी काफी बवाल मचा कि भाई किस चरित्र का आप जिक्र कर रहे हो और आपकी नजर में चरित्र का पैमाना क्या है। लेकिन उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि अगर ये कह दिया गया तो इसमें गलत क्या है? एक महिला का, एक बेटी का, एक बहन का अगर चरित्रवान होना कहना गलत है तो फिर इसमें तो यही सबसे बड़ी गलती है कि अगर हम उन्हें ये कह रहे हैं तो। शबीना, जब बुखार होता है आपके अंदर तो आप थर्मामीटर से नाप लेते हैं, पॉल्यूशन होता है तो AQI से आप नाप लेंगे, ठीक है ना? तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे देश के अंदर, एजेंसी NCRB से आप क्राइम के आंकड़े नाप लेते हैं। पता नहीं कौन सा यंत्र आ गया है इस देश के अंदर जिससे आप महिला की पवित्रता नाप रहे हैं। कोई कह रहा है 100 में से 2-4 लड़कियां पवित्र हैं, कोई कह रहा है कि भाई पवित्रता खत्म हो जाती है। तो इनको कैसे, कौन सी एजेंसी इनको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि लड़कियों की जो पवित्रता है वो इतनी भंग होती जा रही है? और ये कौन होते हैं किसी महिला को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछती हूँ, अगर लड़की किसी भी लड़के से, मैं कहती हूँ अगर 4 अफेयर भी हैं, तो वो किस परिवेश में आगे बढ़ रही है, किस परिस्थिति के अंदर वो गुजर रही है? क्या आप ये देखिए, एक लड़का अगर सुंदर है तो क्या हम उसको पहली नजर में देख करके बस उससे जो रिश्ता हो गया, एक खूंटे से जहां से बांध दिया हमने बांध दिया? तो ये कोई वो नहीं हुआ ना। आपको देखना पड़ेगा कि आखिर लड़कियां देख रही हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि लड़का हमें ठीक से रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, हमारे विचार मिल रहे हैं कि नहीं रह पाएंगे, हमारे करियर को आगे सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो रिश्ते चलते हैं। अगर विचारों के अंदर विरोधाभास होता है तो रिश्ते टूटते हैं। अब वो 2 हो 3 हो, ये तो वो लड़कियां डिसाइड करेंगी या लड़के डिसाइड करेंगे? ये कौन होते हैं, ये बाबा कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले, या ये बताने वाले कि 4 अफेयर हो गए तो? लेकिन इनके फॉलोअर्स प्रियंका जी कहते हैं कि ये जो है बताते हैं कि समाज को कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कथावाचक नहीं होंगे, धर्मगुरु नहीं होंगे, साधु संत नहीं होंगे तो राह कैसे मिलेगी समाज को जो इस वक्त भटका हुआ है? ये तो हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं से भटका हुआ है, ये मानते हैं कि ये भटके हुए को सही रास्ते पर ला रहे हैं। क्योंकि भाषा का विरोध नहीं है, विरोध है संतों का। आजकल कुछ गैंग है जो संतों का विरोध कर रही है। अच्छा शबीना, ये बहुत अच्छी आप बात की आपने फॉलोअर्स की। अब मुझे एक बार बताइए, राखी सावंत के भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उर्फी जावेद के भी बहुत फॉलोअर्स हैं, और जितने हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं। क्या वो जो भी कुछ बोलेंगे क्या सही बोलेंगे? अब उनकी बात मान ली जाए। अब आपने कहा भटके हुए, तो भटके हुए को आप जब कुछ सिखाएंगे तो एक सभ्य मर्यादित भाषा के अंदर सिखाएंगे, या कुछ भी अनाप शनाप बोल करके महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करके? अरे लड़कों को मर्यादा सिखाइए ना, आप लड़कों को नैतिकता सिखाइए और लड़कियों को भी सिखाइए, लेकिन एक सभ्य एक भाषा होनी चाहिए, आपके अंदर मर्यादा होनी चाहिए। आप दूसरों के ऊपर मर्यादा पे टिप्पणी कर रहे हैं, आपके अंदर खुद मर्यादा नहीं है, तो आप फिर कैसे समझा पाएंगे? आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि छोटी एज के अंदर बच्चों को समझाना चाहिए कि आप पढ़ाई पर फोकस करें, अपने कैरियर पर फोकस करें, लेकिन अगर आप उनके ऊपर गलत टिप्पणी करेंगे तो आपको लगता है कि वो जो यूथ है जो आपको सुन रहा है वो फॉलो करेगा, उसको बातें समझ में आएंगी? आप सही ढंग से समझाएंगे तभी तो समझ में आएगी ना कोई चीज। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने एक बयान में कहा था कि स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये भी काफी विवादों में रहा, इसके पीछे भी कई तर्क वितर्क सामने आए। आपकी राय क्या? देखिए, नई नई चीज़ें हैं। अब हर एक जो कथावाचक है और जो बाबा हैं
वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, किस बीमारी के अंदर कौन सी दवाई देनी है, कैसे देनी है, खुद नहीं पता है कि कितनी डोज देनी है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर ओवरडोज हो जाती है तो मृत्यु भी हो जाती है। अब आप नई नई चीजें ला रही है, लेट करके प्रणाम मत कीजिए, खड़े होकर के मत कीजिए, मंदिर में क्या पहनना है, बीच पर क्या पहनना है, सब कुछ यही डिसाइड करेंगे। भाई अगर सभी आपको डिसाइड करना है तो मैं तो कहती हूँ सरकार इनको अपनी एडवाइजरी कमेटी के अंदर ले और एडवाइजरी कमेटी में ये कानून बनाए और फिर कानून से चले। अब ये हमारा जो देश है ये स्वतंत्र है और संविधान से चलता है। अब ये इसको तालिबान और सरिया कानून से चलाना चाहेंगे तो ये देश नहीं चलेगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर मैंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन मेरे बयानों को गलत तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, बताया गया। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि किसी भी महिला की भावना को, उसके सम्मान को ठेस पहुँचे, बल्कि मेरी तो सभा में इतनी महिलाएं आती हैं और मैं सबको अपनी बहन की श्रेणी में रखता हूँ, माँ की श्रेणी में रखता हूँ। ये तो और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना शबीना, जब आपकी फॉलोवर्स 80%, मैं भी मानती हूँ कि जो फॉलोवर्स हैं महिलाएं हैं, लेकिन जब महिलाएं आपकी आ रही हैं और आप उनका ही सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप ये सोचिए ना कहीं तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। और अगर कोई भी इंसान गलत ट्रैक पर जाता है तो विरोध होता है, तो विरोध को आपने गलती की है उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे से उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन कितनी बार आप सोचिए ना, कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लगातार वो बोलते हैं और अभी भी उन्होंने खुल करके ये नहीं कहा है, अभी भी वो बैकफुट पर है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसे कह दिया था, इसका तात्पर्य ये नहीं था। लेकिन आप ये सोचिए ना, कितने स्टेटमेंट पे आप जस्टिफिकेशन देंगे कि नहीं मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। आप उनको आत्मनिर्भर, कितनी चीजों में वो बोलते हैं आत्मनिर्भर नहीं बनना चाह रहे हैं, सौंदर्य जो है वो आपका गुण नहीं दोष है। फिर आप कहते हैं कि जो कपड़े हैं वो छोटे मत पहनिए, छोटे पहनेंगे तो आपके साथ अभद्र टिप्पणी होगी, बलात्कार होंगे। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि लड़कियां जो हैं, जो महिलाएं हैं, श्रृंगार करती है। अब सोचिए हम लोग मेकअप करके बैठे हैं तो या मैं तो अपने लिए करती हूँ, शबीना आप भी अपने लिए करती होंगी। हम ये तो नहीं है कि हम बाहर जाएंगे तो हमें कोई लुभाना है किसी को या किसी मर्द को अट्रैक्ट करना है। तो आप अगर इस तरह की टिप्पणी देंगे महिलाओं के लिए तो विरोध होगा। और अगर आप अभी भी ये कहते हैं कि नहीं मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं है, तो आप सोचिए आप खुद मेकअप करके बैठते हैं, 2-2 किलो का फाउंडेशन लगा करके बैठते हैं, तो फिर आप किसको लुभाने के लिए बैठते हैं, ये भी पूरे देश को बताना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है प्रियंका राणा जी, क्योंकि हम आज देश में जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पर हमने मुस्कान वाला मामला देखा, हमने सोनम वाला मामला देखा, कई ऐसे मामले देखे जिसमें महिलाओं ने अपने कथित प्रेमियों के साथ मिलकर अपने जीवन साथी का खात्मा कर दिया। झकझोर देने वाली वो सारी वारदातें सामने आई। क्या इन बयानों के पीछे ये भी एक वजह मानी जा सकती है? देखिए शबीना, मैंने पहले भी कहा किसी भी बयान को आप किसी घटना से नहीं जोड़ सकते हैं। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश के अंदर और इस तरह के इंसिडेंट आते हैं और हम महिलाएं जो हैं वो इन चीज़ों का विरोध भी करती हैं। कोई भी क्राइम होगा, क्रिमिनल होगा, उसको सजा होनी चाहिए और चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सजा भुगतेगा। लेकिन अगर आप ये कह देंगे, इतने सारे जो केसेस हैं मैं आपको बता देती हूँ जहाँ पे ससुर जो है अपनी बहू का बलात्कार करके और जमीन में गाड़ देता है, तब कहाँ जाते हैं ये कथावाचक और प्रवचन देने वाले। जब महिलाओं को चाय गलत बनाने पर पति पीटता है और सड़क पर बेइज्जत करता है, तब कहाँ जाते हैं ये कथावाचक और प्रवचन देने वाले। जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, जब वो डिवोर्स लेने जाती है तब आप उसकी चरित्र पे उंगली उठा देते हैं। तो मैं पूछती हूँ कहाँ है ये समाज वाले और कहाँ है ये कथावाचक। लगातार मैं कहती हूँ आप कोर्ट में चले जाइए, लाखों केस ऐसे हैं जहां पर आपका दिल झंझोर जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 80-80 साल की महिलाएं जो हैं एलिमनी मांग रही हैं, लेकिन पति जो है एलिमनी नहीं देते हैं। लेकिन प्रियंका राणा जी, आपको लगता है कि कथावाचकों का मकसद, चाहे बात अनिरुद्धाचार्य की जाए या फिर उन जैसे कई प्रसिद्ध कथावाचकों की जाए, जब तक हमारे देश में ये कथावाचक अगर हम इनके बगैर सोचें तो आपको लगता है आज की पीढ़ी तक वो बात पहुंच पाएगी कि राह किस तरह होनी चाहिए या किस तरह से नहीं होनी चाहिए? वो एक भटकाव से कहीं ना कहीं ये कथावाचक संभालते भी हैं। देखिए शबीना, अगर इस तरह की टिप्पणी वाले कथावाचक होंगे तो आप कभी भी एक सभ्य समाज नहीं बना सकते हैं। फिर आप तो
डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मतलब ना, आप कह रही महिला और कथावाचक पुरुष में। होने चाहिए, लेकिन शब्दों की बोला। मर्यादा के साथ होने चाहिए। आप ये शबीना, कह- हमारे देश के अंदर मैंने बोला भगवान के बाद अगर कोई हाँ। पूजा जाता है या तो माता पिता है या फिर साधु संत है। अब ऐसे में आपकी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप सभी शब्दों का इस्तेमाल करें और देश को, जैसे परिवर्तन होता है, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, तो उस परिवर्तन के हिसाब से आपको अपने शब्द चयन करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको, आप नई जनरेशन को इस तरह से तो नहीं समझा सकते जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, हालात को समझना पड़ेगा, अपनी जो नया यूथ है उसको, उसकी फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा आज महिलाएं जो हैं वो उड़ना चाहती हैं, उनको खुला आसमान भी देना पड़ेगा। आप अब ये कह करके कि महिलाएं जो हैं वो सुंदर हैं या छोटे कपड़े पहनेंगी, घर में बैठ जाइए, आत्मनिर्भर नहीं, आप घर में चूल्हा चौका कीजिए, अपने बच्चों को संभालिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ना तो कोई महिला समझ पाएगी ना कोई बच्चे समझ पाएंगे। जब हम ये कह रहे हैं महिलाओं को सशक्त होना है, आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपको पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, कैरियर संभालना है, फिर आप बड़े होकर के उनको ये कहेंगे कि नहीं तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम है चूल्हा चौका करना, अपने घर परिवार को समझाना। तो आप सोचिए। पर जैसे प्रियंका राणा जी, क्या आप ये मानती हैं कि देश की युवा पीढ़ी को कथावाचकों की जरूरत है, क्योंकि उसमें हमारे धार्मिक ग्रंथों का जिक्र होता है, उसमें समाज में किस तरह से आगे तालमेल के साथ बढ़ना होता है, उसमें हमारे रीति रिवाजों का बखान होता है। आपको लगता है कि जरूरत तो है देश की पीढ़ी को कथावाचकों की? बिल्कुल है, मैं तो बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि बिल्कुल जरूरत है, लेकिन आप समाज को वो चीज एक सही आईना दिखाइए। आप सही जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, सही उसका मार्गदर्शन कीजिए। आप धर्म के बारे में बताइए, आप भगवान के बारे में, उनकी जो लीलाएं हैं, मतलब आप कहिए पर्सनल निजी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह होनी की। चाहिए। आपका काम है धर्म का प्रचार करना, ना कि महिलाओं के प्रति लोगों के अंदर ठीक। द्वेष पैदा करना। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी, जिनके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फॉलोअर्स है, देश ही नहीं विदेशों से भी उनकी एक झलक के लिए आते हैं, उनके कुछ बयानों को लेकर भी काफी ट्रोल किया गया, वायरल किया गया। उन बयानों से आप क्या मुखातिब हैं और आपको लगता है कि वो भी ठेस पहुंचा रहे हैं? नहीं, देखिए शबीना खान, पहले तो आप ना प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य को अलग रखिएगा। अच्छा, हमेशा हर कोई यही कहता है। क्योंकि नहीं, उसमें एक चीज है, क्योंकि इनके जो बयान है अनिरुद्धाचार्य के वो लगातार हैं। मतलब आप ये देखिए ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन प्रेमानंद महाराज के जो बयान है वो हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, पुरुषों को भी डांटते हैं, वो हर सही ज्ञान देते हैं, सही दिशा मतलब पुरुष और महिला उनके लिए एक समान है और वो सभी को एक ही राह पर, सही राह पर चलने के लिए कहते हैं। आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। और उनका एक स्टेटमेंट से मुझे आपत्ति हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां अपवित्र हैं, और उसका मैंने विरोध भी किया और आज भी कर रही हूँ। लेकिन फिर भी उनके अगर पीछे की चीजें देखी जाएं तो उन्होंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया है, उनको सशक्त करने की बात की है, उनके हित में बात की है, समाज में किस तरह से उनकी स्थिति बेहतर हो उसके विषय में बात की है। तो फिर आप इतनी सब चीजें जब देखेंगे और फिर एक स्टेटमेंट देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, शायद गलती हो गई होगी, तो इसलिए ऐसा कुछ बोल दिया होगा। तो इसलिए मैं उनको अच्छा, बस आखिरी सवाल प्रियंका राणा जी आपसे ये है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को अपनी तरफ से कुछ आप कहना चाहेंगी, या आपको लगता है कि अगर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी कथाओं ने लोगों को सही राह नहीं दिखाई? कई लोगों को सही राह दिखाई, कई लोग जो शराब पीते थे, कई लोग जो गलत राह पर थे, कई लोगों के परिवार में जो कलेश था वो भी मिटा है। वैसे भी मामले पूरी तरह सत्यता के तौर पर परखे गए हैं, पर फिर भी कोई नसीहत आप देना चाहेंगे, कोई सलाह? नहीं, बिल्कुल। देखिए, धर्म का प्रचार कीजिए, हमारे देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस तरह की बोली मत बोलिए जो लोगों को आहत करे, महिलाओं को आहत करे, आज का जो युवा पीढ़ी है उसको आहत करे। तो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। कथावाचक हैं आप, धर्म का प्रचार करते हैं और सनातन धर्म का, क्योंकि हम भी सनातनी हैं और हम नहीं चाहते हैं कि विश्व के अंदर जहां पर हम पूरा सनातन को फैलाना चाहते हैं उस सनातन का अपमान हो, उस सनातन के बारे में गलत धारणाएं बने लोगों के मन में। तो इस तरह की चीजों को आप अवॉइड कीजिए। और खास तौर से जब महिलाओं की बात होती है, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, जब सरकार इसमें इतना ज्यादा अपना योगदान दे रही है, तब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि एक देश को सही दिशा देना, महिलाओं को दिशा देना और समाज को एक दिशा देना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका राणा जी, जिस मुखरता के साथ हम आपको डिबेट्स में देखते हैं,
वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर मिला है। और प्रियंका जी का जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहा है, देखिए इतना साफ है, वो कह रही है कि भाई देश में कथावाचक होने चाहिए, ये राह दिखाते हैं, लेकिन मर्यादा यहाँ पर होनी चाहिए शब्दों की, जो कई बार अमूमन लांघती हुई दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।